आज बिहार में उपचुनाव की तय तारीखों के बाद हार जीत की सुगबुगाहट के साथ अगले साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव की भी सरगर्मी अभी से मची हुई है। तो वहीं लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी के खेमे में इस समय सबसे ज्यादा अफरा तफरी मची हुई है। आरजेडी के प्रदेश कार्यालय से लगभग 4 लाख कार्यकर्ताओं का डाटा 2 दिन पहले अचानक से लीक हो गया और ये सारा डाटा राजनीतिक सलाहकार, राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी के मैनेजरों के पास पहुंच गया है। इस डाटा के लीक होने के बाद से आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत आरजेडी के अन्य नेता भी टेंशन में आ गए हैं। और इस टेंशन में तेजस्वी यादव ने अपने सभी नेताओं को सावधान रहने की चेतावनी भी दे दी है और साथ ही अपने ही विभीषण को ढूंढने के काम में भी लगे हुए हैं। वहीं इसको लेकर आरजेडी सांसद मीसा भारती ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें भरोसा है कि पीके हो या खुद पीएम हो, किसी के भी बहकावे में आरजेडी के कार्यकर्ता नहीं आने वाले हैं। लेकिन एक और जहां इस समय आरजेडी का डाटा लीक होने की चर्चा जोर शोर से हो रही है, तो वहीं कई बार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने अकाउंट्स के जरिए जहां तेजस्वी यादव और उनके पिता आरजेडी मुखिया व भारत के पूर्व रेल मंत्री और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे लालू प्रसाद यादव जहां कई बार ये पोस्ट करते हैं कि बिहार में सुशासन पर बदनुमा दाग लग गया है, हर तरफ भ्रष्टाचार है, अपराधियों का बोलबाला है और लूट खसोट पूरी तरीके से मची हुई है और महिलाओं की सुरक्षा ताक पर रख दी गई है। यहां तक कि खुद आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने एक्स पर अपने बेटे तेजस्वी यादव का एक पोस्ट शेयर करते हुए कई दिनों पहले 32 बार लिखा बिहार बराबर बलात्कार। वही लालू प्रसाद यादव और उनके बाद उनकी पत्नी राबड़ी देवी जब बिहार के मुख्यमंत्री बनी थी तो उस समय के हालात क्या थे, क्या इस बारे में आज की नई पीढ़ी को मालूम है? आखिर बिहार बराबर बलात्कार लिखने वाले लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी के कार्यकाल वाले जंगल राज के उस सच से आप वाकिफ हैं जहां की कहानियों को सुनकर आज भी लोगों की रूह कांप जाती है और कानून व्यवस्था से पूरी तरीके से भरोसा भी उठ जाता है। आज उसी जंगलराज के काले कारनामों की एक वानगी मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं, जिसको लेकर आज भी कानून व्यवस्था और संविधान पर सवाल उठता है। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। आज मैं आपके सामने उस जंगलराज की एक वानगी पेश करने जा रहा हूं जिसकी कई कहानियां आज भी उस अंधेरे में दफन हैं, जहां से कई चीखें और खून के छींटे आज भी इंसाफ की राह निहार रहे हैं। उन्हीं कहानियों में से एक कहानी आज आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। यह कहानी है आज से तकरीबन 25 साल पहले की, जिसमें किसी की चीख है, खून के छींटे हैं और किसी पर लगे गहरे लहू के धब्बे हैं, यानी कि पूरी तरीके से धब्बेदार पूरी एक व्यक्तित्व भी नजर आता है। लेकिन फिर भी कानून की देवी की उन बंद आंखों को वो खून के छींटे नहीं दिखे और ना उस मासूम की चीखें सुनाई दी और ना ही उस कातिल पर लगे वो लहू के धब्बे दिखाई दिए जो खुलेआम चीख चीख कर ये कह रहे थे कि ये हत्या है जज साहब, इसे आत्महत्या करार न दीजिए। लेकिन अंधे कानून की पूजा करने वाले जज साहब ने इस बेरहम कत्ल को आत्महत्या करार दे दिया और अंततः जंगल राज के काले कारनामे का एक और अध्याय अंधेरे में दफन कर दिया गया। ये कहानी है आज से लगभग 25 साल पहले, यानी साल 1999 की, जब बिहार में आरजेडी की सरकार थी और सीएम की कुर्सी पर बैठी हुई थी लालू प्रसाद यादव की पत्नी और तेजस्वी यादव की मां राबड़ी देवी। राबड़ी देवी जब बिहार की मुख्यमंत्री थी तो उनके कार्यकाल में एक ऐसा रेप और मर्डर का केस सामने आया था जिसने बिहार के जंगल राज का पूरा सबूत एक साथ सबके सम्मुख पेश किया था। इस वाकये के तार सीधे सीधे सीएम राबड़ी देवी से जुड़े हुए थे। जब राबड़ी देवी बिहार की मुख्यमंत्री थी तो उस समय उनके भाई और दबंग नेता अनिरुद्ध प्रसाद यादव उर्फ साधु यादव, जो आजकल बीएसपी का दामन थामे हुए हैं, उनका बिहार में उस समय बोलबाला था। साधु यादव ऐसा सियासी उनका रुआब था कि बिहार के अफसर से लेकर नेता तक उनसे कांपते थे। वहीं इस दौरान बिहार की राजधानी पटना में एक एनआरआई परिवार का एक लड़का था जिसका नाम था गौतम सिंह। गौतम सिंह की राजनीति में काफी रुचि थी और वो जानता था कि उस समय के बिहार में अगर नेता बनना है तो साधु यादव के सहारे ही उसे राजनीति में एंट्री मिल सकती है।
गौतम सिंह का पूरा परिवार और पिता बीएन सिंह विदेश में रहते थे और गौतम अकेला ही पटना में रहा करता था। राजनीति में जाने और नेता बनने का ख्वाब देखने और उसी उद्देश्य के चलते उसने साधु यादव से अच्छी खासी जान पहचान भी बना ली थी। वहीं एक और जहां गौतम सिंह अपने राजनीतिक करियर के लिए साधु यादव से नजदीकी बनाए हुए था, तो वहीं उसकी पर्सनल लाइफ में भी कुछ कहानी अलग ही चल रही थी। और ये कहानी थी दोस्ती की जो प्यार में तब्दील हो गई थी। और एक और कहानी थी इसमें जिसमें उसे धोखा मिला था। उस समय गौतम सिंह की दोस्ती पटना के ही एक बड़े कपड़ा कारोबारी उज्जवल जैन की बेटी शिल्पी जैन से उसकी दोस्ती थी और बाद में उसे प्रेम भी हुआ था, जो उस समय 23 साल की थी और पटना के वुमेन्स कॉलेज में पढ़ाई किया करती थी और साथ ही कंप्यूटर कोचिंग करते हुए तकनीक से भी जुड़ी हुई थी। तारीख थी 3 जुलाई 1999, जब शिल्पी अपनी कंप्यूटर क्लास करने के लिए रिक्शे से अपने इंस्टीट्यूट जा रही थी, यानी कि जहां पर उसे कंप्यूटर की क्लासेस करनी थी वहां जा रही थी कि तभी रास्ते में गौतम का एक दोस्त उसे मिला जिसने शिल्पी को कंप्यूटर इंस्टीट्यूट तक छोड़ने की बात कही। और उसके बाद शिल्पी रिक्शे से उतरकर गौतम की दोस्त की कार में बैठ जाती है और फिर वो उससे कहता है, यानी गौतम का दोस्त उससे कहता है कि वो उसे एक गेस्ट हाउस में लेकर जा रहा है जहां पहले से ही गौतम सिंह शिल्पी जैन का इंतजार कर रहा है। शिल्पी उस लड़के की बात पर भरोसा कर लेती है क्योंकि वो पहले से ही उसे जानती है, लिहाजा वो उसके साथ जाने को तैयार हो जाती है। इसके बाद गौतम का दोस्त गाड़ी लेकर फुलवारी शरीफ के वाल्मी गेस्ट हाउस पहुंचता है, लेकिन गौतम उस गेस्ट हाउस में पहले से मौजूद नहीं होता है, बल्कि गौतम को इस मामले की कोई जानकारी भी नहीं होती है। फुलवारी शरीफ का वाल्मी गेस्ट हाउस जो उस समय अय्याशी का अड्डा हुआ करता था, वहीं जब गौतम को इस बात की जानकारी मिली तो वो आनन फानन में शिल्पी से मिलने के लिए और शिल्पी को बचाने के लिए वाल्मी गेस्ट हाउस पहुंचता है। कहा जाता है कि जब गौतम वाल्मी गेस्ट हाउस पहुंचा तो वहां शिल्पी अस्त व्यस्त हालत में नग्न अवस्था में उसे रोती हुई मिली थी। वो उसे किसी तरह बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वहां पहले से मौजूद लोग गौतम को बुरी तरीके से मारते पीटते हैं। वहीं कंप्यूटर क्लास के लिए घर से निकली हुई शिल्पी जब देर तक काफी समय बीत जाने के बाद भी घर वापस नहीं आती है तो उसके पिता को किसी अनहोनी की आशंका होती है और वो पुलिस के पास शिकायत करने पहुंच जाते हैं। वहीं इसके बाद पुलिस को एक सूचना मिलती है जिसके आधार पर आपाधापी में पुलिस तत्कालीन सीएम राबड़ी देवी के भाई और बाहुबली विधायक साधु यादव के बंगले पर पहुंचती है। तो वहां के गैराज में पहले से खड़ी गौतम की सफेद रंग की कार वहां पाई जाती है और जब कार का दरवाजा खोलकर अंदर देखा जाता है तो उसमें गौतम सिंह और शिल्पी जैन की अर्धनग्न अवस्था में लाश पड़ी हुई पाई जाती है। तभी इसी दौरान साधु यादव अपने समर्थकों के साथ वहां पहुंच जाते हैं। पुलिस अपनी नियम कानून की प्रक्रिया के अनुसार दोनों की लाश को कार से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और साथ ही बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए ही उस समय बिहार की पुलिस शिल्पी जैन और गौतम सिंह की इस मौत को खानापूर्ति करते हुए और सबूतों को मिटाते हुए केवल आत्महत्या करार दे देती है। यहां तक कहा यह भी जाता है कि जिस कार में शिल्पी और गौतम की लाश मिली थी उस कार को भी पुलिस वाले ही ड्राइव करके थाने ले जाते हैं। इससे सारे सबूत मिट जाते हैं। इसके बाद रातों रात गौतम सिंह का अंतिम संस्कार भी करवा दिया जाता है। इसके बाद जब यह मामला मीडिया के सामने आता है तो बिहार की तत्कालीन मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की सरकार पर राजनीतिक रूप से दबाव पड़ता है और विपक्ष की ओर से भी उनकी सरकार को इस मामले में घेरने की कोशिश की जाती है। विपक्ष उन्हें घेरता है, जिसके बाद मजबूरन शिल्पी और गौतम की मौत की इस अनसुलझी गुत्थी को सुलझाने के लिए यह केस सीबीआई को सौंप दिया जाता है और उसी साल सितंबर के महीने में सीबीआई ये केस अपने हाथ में ले लेती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जब सीबीआई इस मामले की जांच शुरू करती है तो पता चलता है कि शिल्पी की मौत से पहले उसके साथ कई लोगों ने बलात्कार किया था। शिल्पी के कपड़ों पर सीमेन के ट्रेसेस भी मिलते हैं, जिसको जांचने और डीएनए टेस्ट कराने के लिए सीबीआई साधु यादव का खून मांगती है, लेकिन वो इससे साफ तौर पर इनकार कर देते हैं। 4.5 साल की जांच के बाद भी सीबीआई शिल्पी जैन के रेप और मर्डर के साथ ही गौतम सिंह की भी हुई हत्या को आत्महत्या करार देती है और ये कहकर इस केस को खत्म कर देती है कि दोनों ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। इस आत्महत्या को
यानी कि पूरी तरीके से सीबीआई के अनुसार इस हत्या को आत्महत्या करार दे दिया जाता है और फिर सीबीआई इस फाइल को क्लोज कर देती है। शिल्पी जैन का परिवार सीबीआई की इस रिपोर्ट से नाखुश होता है और संतुष्ट भी नहीं रहता है। शिल्पी के भाई प्रशांत जैन ने तो इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाने की कोशिश की थी, लेकिन इससे पहले ही ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक पहुंचता, उससे पूर्व ही साल 2006 में उनका अपहरण कर लिया जाता है और फिर 2 दिन बाद अचानक वो अपने घर वापस आते हैं, जिसके पश्चात उनका परिवार कभी भी इस केस की जांच की मांग नहीं करता है। और इस तरह सत्ता के रसूख के आगे न तो शिल्पी और गौतम की हत्या का खुलासा हो पाया और न ही कभी दोनों के परिवारों को न्याय मिल पाया। ये कहानी तो उस जंगल राज की बस एक तस्वीर मात्र है जिसे मैंने आपके सामने पेश की है। ऐसी और भी कई कहानियां दर्ज हैं उस जंगल राज के काले चिट्ठे में, जिसे अंधेरी तिजोरी में बंद करके हमेशा के लिए छोड़ दिया गया है। आज की आरजेडी के शासन काल की उस जंगल राज की इस कहानी के बारे में आप सभी का क्या कुछ कहना है, हमें अपने कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए इस खबर में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी किसी और खबर, किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए बने रहें कैपिटल टीवी बिहार के साथ और मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।